हाय दोस्तों इससे पहले मैं आपको 4 पेज स्पीडी साइंस का करा चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 5वां पेज से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखे और मैं एक्सप्लेन भी करता चलूँगा। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण होता है समान होता है, ठीक है। यानी कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण एक्सीलरेशन समान होता है। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि पेड़ पौधे प्रकाश से प्रक्रिया करते हैं तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं और निष्कासन करते हैं O2 गैस का। यानी कि ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं। अब हम सभी को पता है कि पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं। उत्पादक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पेड़ पौधे से जो भी उत्पाद प्राप्त होता है, प्रोडक्ट प्राप्त होता है, उसे सारे जीव जंतु यानी कि हम लोग से भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए पेड़ पौधे को उत्पादक कहते हैं। और जितने भी शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं, यानी कि भोजन प्राप्त करने वाले। फिर उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं। पेड़ पौधे मतलब कि भोजन स्वयं पोषी होते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हम लोग हैं तो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि किसी के बनाया हुआ लेते हैं और उसका रूप चेंज करके हम लोग अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो हम लोग परपोषी में आते हैं, पेड़ पौधा स्वपोषी होते हैं, ठीक है। और पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। पेड़ पौधे का हरा भाग क्लोरोफिल वर्ण के कारण, हम सभी को पता है कि पेड़ पौधे में या किसी भी जीव में कोई अंग विशेष वर्ण के कारण ही होता है। यानी कि पेड़ पौधे में हरा रंग क्लोरोफिल वर्ण के कारण होता है और जिसके कारण वह क्लोरोफिल वर्ण के कारण पत्तियां सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती हैं और सूर्य से प्रकाश की मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेकर और जड़ से जल और खनिज लवण लेकर अपना भोजन बनाता है, जिसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और जिसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण हो जाता है और ऑक्सीजन का बाहर निकल जाता है। यानी कि ऑक्सीजन जल के विखंडन जो H2O रहता है वो विखंडित होकर O बनता है, वहीं से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। ये थोड़ा लंबी प्रोसेस था, फिर भी मैं आपको समझा दिया हूँ। आगे देखिए, खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है तो स्थिति ऊर्जा होती है, ठीक है। यानी कि जब भी धनुष को खींच के रखते हैं तो वो तीर रुका हुआ है तो उसमें अभी स्थिति ऊर्जा है, और जैसे तीर को छोड़ते हैं तो स्थिति ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है, ठीक है। और गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा को हम लोग दोनों को एक साथ मिलाकर हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई स्प्रिंग है, इस टाइप से स्प्रिंग है, उसको आप दबा के रखे हुए हैं तो उसमें भी स्थिति ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जब भी स्प्रिंग को छोड़िएगा तो स्प्रिंग थोड़ा दूर जाएगा तो तब उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा का सिद्धांत यही कहता है कि ऊर्जा का न तो विनाश कर सकते हैं, नहीं नाश कर सकते हैं। यानी कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्यास लग रहा है, फिर मैं नहीं रुकूंगा, पढ़ाते जाऊंगा आपको। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो एक को क्या कहलाता है? ये न्यूटन के गति का फर्स्ट लॉ कहलाता है। न्यूटन के गति के ऐसे 3 लॉ था, ठीक है। फर्स्ट लॉ यही कहता है कि कोई वस्तु जिस अवस्था में रह रहा है तो उसी अवस्था में रहेगा, या जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग जाए। यानी कि कोई बाह्य बल लगेगा तभी उसकी अवस्था में चेंज होगी, नहीं तो वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कागज़ है गिरा हुआ है, जब तक उसमें कोई बाह्य बल नहीं लगेगा वो कागज़ का जो है उठेगा नहीं, उड़ेगा नहीं, ठीक है। यानी कि दुनिया में कोई भी वस्तु है वो आपको
जिस अवस्था में दिख रहा है उसी अवस्था में रहेगी, पर उसे जब बाह्य बल लगाएंगे तो वो अवस्था में चेंज करेगी। आगे हम लोग देखते हैं, जब एक चलती वस्तु की गति दोगुनी की जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या होती है, तो 4 गुनी बढ़ जाती है। सिंपल सा है। कह रहा है जब एक कोई वस्तु चल रही है यानी कि उसमें गति ऊर्जा है, तो उसकी गति को हम लोग क्या करें, दुगुना कर देंगे, उस दुगुना बढ़ा देंगे, यानी कि भी का जो मान है उसको बढ़ा देंगे तो गति ऊर्जा क्या हो जाएगी। आप जानते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है, यही ना, सॉरी 1/2 mv² होता है। तो इसमें कर रहा है भी का मान बढ़ाने के लिए कर रहा है, यानी कि भी का मान 2 गुना करने के लिए कर रहा है। ठीक है, तो अभी 1 है, इसके जगह पर 2 गुना 2 भी हो जाएगा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ जा रहा है, 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा। इस टाइप से है। अब विद्युत मात्रा की इकाई क्या होता है, कूलम्ब होता है। सिंपल सा है, ये विद्युत मात्रा की इकाई होता है कूलम्ब। ऐसा तो मुझे नहीं पता है, बहुत पुराना सा है। 1 कूलम्ब बराबर कितना होता है, फिर भी मैं लिखता हूँ। 1 कूलम्ब बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। इस टाइप से मुझे कन्फर्म नहीं था, फिर भी मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, तो आपको पता है कि विद्युत का मात्रा की इकाई कूलम्ब है, और 1 कूलम्ब बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। और आप जानते हैं कि अब विद्युत बराबर होता है विद्युत आवेश बटे समय, यानी कि I बराबर Q/T होता है। यानी कि किसी चालक तार में, यानी कि किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा की दर को हम लोग किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, और I बराबर VR भी होता है फार्मूला। ये ओम साहब नियम, ओम क्या बोले, साइमन ओम ने दिए थे, ओम के नियम से। ठीक है, ओम के नियम में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ओम का नियम होता है किसी चालक तार में नियत ताप पर प्रवाहित विद्युत धारा इस दोनों सिरों के आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी कि इस धारा का, इस चालक तार है और इसमें यहाँ का तापमान फिक्स है, बढ़ाया नहीं गया है नहीं घटाया गया है, तो इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगा I का मान इसके दोनों सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसके समानुपाती होगा, यानी कि I समानुपाती भी ओम का नियम कहता है। और समानुपाती हटाने के लिए हम लोग I बराबर VR करते हैं, जहाँ पे I हमारा क्या विद्युत धारा है, V विभवांतर है और R प्रतिरोध है। ठीक है, चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। कहाँ क्या, 1 किलोग्राम राशि का वजन है तो 9.8 न्यूटन है। ठीक है, 1 kg राशि का वजन है 9.8 न्यूटन। अगर देखते हैं एक एक्सरे रोग शोधक कौन है, तो रोंटजन है। मतलब एक्सरे का आविष्कार किया था रोंटजन ने। एक्सरे का पता है कि आपको कभी भी हड्डी टूट जाता है तो उसको पिक्चर निकालने के लिए कि हड्डी टूटा है कि नहीं टूटा है, ये देखने के लिए एक्सरे किया जाता है। तो इसका खोज एक्स किरण का खोज रोंटजन ने किया था। आगे पढ़ते हैं। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन। मतलब कि डॉक्टर जो है नाड़ी की जो गति है, नस की जो गति है, उसे क्या डॉक्टर पता लगाना चाहता है, यही ना पता लगाना चाहता है। इसका आंसर होगा हृदय की धड़कन पता लगाना चाहता है कि हृदय की धड़कन कितनी चल रही है, क्या नहीं चल रहा है, कितना स्पीड से चल रहा है, ये सब पता चलता है। आगे देखते हैं, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, तो हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। लेकिन ऐसे कहा जाता, मैंने तो सुना कि 1 मिनट में 72 बार सांस लिया जाता है, यानी कि हृदय धड़कता है। यहाँ पे दिया है कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। सांस लेने का मतलब है कि सांस लेना और छोड़ना, यानी कि 16-18 बार हम ले भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, यानी कि 32-40 बार हो गया। लेकिन हमारा शरीर हृदय जो है, हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी कि 72 बार पंप करता है। चलो आगे देखते हैं, नाड़ी स्पंदन मापक कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा गति। आगे देखते हैं, एक किरणें पार नहीं कर सकती, अस्थि को पार नहीं कर सकती है।
ठीक है। एक्स किरण जो है जिसकी खोज रोंटजन ने किया हुआ था, पीछे पढ़े हैं, एक्स किरण की खोज रोंटजन ने किया है। तो एक्स किरण को किसको पार कर सकती है? ये अस्थि को नहीं पार कर सकती है, मतलब कि एक्स किरण अस्थि हड्डी को पार नहीं कर सकती, इसलिए तभी तो एक्सरे निकलता है। अगर एक्सरे निकलेगा तो हाथ का एक्सरे निकालना होगा तो क्या होगा कि एक्सरे जो किरण है वो हाथ से ही पास कर जाएगा, तो एक्सरे निकलेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए फिर अब आगे देखते हैं। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति क्या है? तो डायोप्टर है। ठीक है, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति डायोप्टर है, यानी कि एम इनवर्स है। अब जाते हैं कि लेंस की शक्ति क्या होता है? P बराबर 1/f होता है, और यहाँ पे f है जो है और उसको मीटर मापा जाता है, यानी कि P बराबर 1/f है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे है DOS का अर्थ है तो डिश संचालन प्रणाली। इसका क्वेश्चन है कि DOS का अर्थ है डिस्क संचालन प्रणाली। आगे देखते हैं। पौधे स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है श्वसन क्रिया के दौरान, यानी कि पौधे में जो स्थिति ऊर्जा होता है उसको गतिज ऊर्जा में बदला जाता है। आगे देखते हैं, एक प्रकाश वर्ष कितना बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष आपको 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। आगे देखते हैं, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है। मानव शरीर क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है, और 23 होती है, जिसमें से 22 ऑटोसोम होता है, यानी कि सेम क्रोमोसोम होता है। पर 23वां जोड़ा जो क्रोमोसोम है वह लिंग आधारित रहता है, यानी कि पुरुषों में नींद आ रहा है मेरे को, फिर मैं आपको इतना सा करा देता हूँ। यहाँ तक क्या था? मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है, तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, यानी कि एक जो व्यक्ति है उसमें उसके प्रत्येक कोशिका में कितना क्रोमोसोम होगा? 46 होगा। ठीक है, 23 जोड़ा, जिसमें से 23 जोड़ा में से 22 जोड़ा जो है ऑटोसोम होता है, यानी कि एक ही जैसा होता है, यानी कि एक पुरुष और स्त्री में 22 जोड़ा एक ही जैसा रहेगा, यानी कि 22 जोड़ा में से कोई नाक बनाने वाला होगा तो उसमें भी नाक बनाने वाला, मुंह बनाने वाला, इस टाइप सब कुछ रहेगा। लेकिन 23वां जोड़ा जो होता है, पुरुष में XY होता है और स्त्री में XX होता है। ठीक है, और जब निषेचन के समय पुरुष की तरफ से X आएगा और स्त्री की तरफ से X आएगा तो लड़की बन जाएगी, और पुरुष की तरफ से Y आ जाएगा और स्त्री की तरफ से X आ जाएगा, तो फिर निषेचन होगा तो आपको लड़का बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है तो दाब मापने के लिए। आगे देखते हैं, मैनोमीटर का उपयोग दाब मापने के लिए किया जाता है। अगला है, हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है फ्लोरीन। हैलोजन में सर्वाधिक और प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है, तो इसका आंसर है प्रभावकारी। तो दोस्तों इतना ही तक रहने दे रहा हूँ, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार जल्दी कीजिए, मैं जल्दी बना के डाल रहा हूँ। धन्यवाद। आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं।